क्या होती हैं पॉलिसीज़? वो गाइडलाइंस होते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है अपनी एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए। ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पॉलिसीज़ गाइडलाइंस होती हैं, वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है अपनी मैनेज करने के लिए वर्कफोर्स को। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उन्हें मैनेज करना पड़ेगा, तो उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालने पड़ेंगे। वही रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम पॉलिसीज़ कहते हैं। तो हम देखते हैं कितने टाइप की पॉलिसीज़ होती हैं। यहाँ पर मैंने 5 टाइप की पॉलिसीज़ लिखी हुई हैं, उनके सब पार्ट्स भी लिखे हुए हैं। तो ये पॉलिसीज़ हम देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले होती है एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में सबसे पहले आता है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पॉलिसी। ये पॉलिसी बहुत फेमस पॉलिसी, और ये पॉलिसी क्या कहती है कि हर किसी को इक्वल एंड फेयर चांस मिलना चाहिए हायरिंग का। ठीक है, जैसे कि किसी भी जेंडर में या किसी भी पीपल में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए हायरिंग को लेकर। अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में चाहे कोई एक मेल है चाहे कोई फीमेल है, उसके इक्वल चांसेस होने चाहिए हायरिंग के सिलेक्शन के। तो यही इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पॉलिसी कहती है कि सबको इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आती है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पॉलिसी। यही कहती है जो कि इंटरव्यूज़ लेगी कोई ऑर्गेनाइजेशन या जॉब पोस्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई डालेगी या कोई भी सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, ठीक है, वो ये पॉलिसीज़ में आता है। ठीक है, कि किस तरीके की हायरिंग प्रोसेस रहेगा, क्या जॉब पोस्टिंग्स एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगी या डालेगी, किस तरीके से डालेगी, किस तरीके से इंटरव्यूज़ एक ऑर्गेनाइजेशन लेगी, टेलीफोनिक, ऑनलाइन इंटरव्यूज़, फेस टू फेस इंटरव्यूज़, या क्या उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। तो वो सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पॉलिसीज़ कवर करती हैं। ठीक है, सेकंड आती है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स पॉलिसीज़। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी ऐसा भी होता है कि आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कंपनसेशन या बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यही हमारी डिफाइन करता है। सबसे पहले होती है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी। एक ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी स्ट्रक्चर अलग होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग होता है। तो ये डिफाइन करती है सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी जॉब के हिसाब से क्या इंक्रीमेंट्स होंगे, क्या प्रमोशन रहेगा, क्या पे स्केल्स रहेंगे। ठीक है, जैसे कि होता है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे एक काम के ही आपको अगर 50,000 मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में वही काम के आपको 70,000 मिल सकते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग पॉलिसी होती है। तो ये वो पॉलिसी डिस्क्राइब करता है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी। सेकेंड होता है इंसेंटिव एंड बोनस पॉलिसी। ये गाइडलाइंस होती हैं फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स, कि अगर एक एम्प्लॉय है या एक लेबर है तो उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको क्या रिवॉर्ड्स या इंसेंटिव्स मिलने चाहिए। जैसे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपको मोरल या प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए एक एम्प्लॉय की बहुत सारे रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, बहुत सारे इंसेंटिव्स होते हैं। तो किस तरीके की इंसेंटिव्स दिए जाएंगे वो पॉलिसीज़ होती हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मतलब कि रिटायरमेंट के बेनिफिट्स के जो, जैसे काफ़ी कंपनीज होती हैं जो रिटायरमेंट के लिए ऑलरेडी कुछ पैसे कट करके एम्प्लॉय के लिए सेव करने लग जाती हैं, तो वही रिटायरमेंट फंड्स के लिए पॉलिसीज़ होती हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। थर्ड आती है लीव एंड अटेंडेंस पॉलिसी। ठीक है, पेड टाइम ऑफ पॉलिसी। ठीक है, कि जो वेकेशन या कैजुअल या अर्नड लीव्स होती हैं उसको ये कवर करती है, कि अगर कोई वेकेशन पे जा रहा है या कैजुअल लीव ले रहा है या अर्नड लीव ले रहा है तो किस तरीके से उसको लीव्स देनी है। जैसे कि होता है ना, कॉलेजेस है आपके, तो आपके कॉलेजेस में भी आपकी लीव की अलग होती है, आपकी अटेंडेंस पॉलिसी अलग होती है। तो यही होती है ऑर्गेनाइजेशन में पेड टाइम ऑफ पॉलिसी। सिक लीव पॉलिसीज़ होती हैं जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से मेडिकल लीव्स मिलेंगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे अगर आपको लीव चाहिए, या लीव मिलेगी नहीं मिलेगी, या किस केसेस में लीव मिलेगी। वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज़ भी होती हैं कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम करना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या रूल्स रहेंगे रिमोट वर्क के, या कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो एक्चुअल में रिमोट वर्क पे जा सकते हैं, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ को फिजिकली ही काम करना पड़ेगा। फोर्थ आती है हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर पॉलिसीज़। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज़ जो कि वर्क प्लेस की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बताती है। जैसे कि आपकी गवर्नमेंट होती है, बहुत सारे आपकी ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो बताती हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या फैसिलिटीज़ रहनी चाहिए, जैसे कि सैनिटेशन फैसिलिटीज़, प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर लाइटनिंग फैसिलिटीज़ रहनी चाहिए। तो उस तरीके की पॉलिसीज़ को ही डिफाइन करता है। एंटी हरासमेंट एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज़,
कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई जेंडर, कोई एज को लेकर, या कोई हरासमेंट ना हो किसी भी तरीके का, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए पॉलिसीज़ आपकी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट बनाती है। एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम पॉलिसी, मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम्स, आजकल ऐसे बहुत ऐसी पॉलिसीज़ आ रही हैं क्योंकि आजकल मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत इश्यूज़ होते हैं, तो उस तरीके की भी बहुत पॉलिसीज़ आपकी आती हैं। और लास्ट है HR कंप्लायंस एंड लीगल फ्रेमवर्क। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ भी आती हैं जो आपकी लीगली पॉलिसीज़ बनाई जाती है ताकि लीगल कंप्लायंस ना फेस करना पड़े। जैसे जो गवर्नमेंट कहता है कि ये पॉलिसीज़ तो होनी ही होनी चाहिए, जैसे कि लेबर लॉ कंप्लायंस पॉलिसीज़, जो लेबर लॉज बने होते हैं, जो गवर्नमेंट लेबर लॉज बनाती है, उनको अडहेरेंस, मतलब उनको एक ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करने के लिए उन एक पॉलिसीज़ आती हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट कितना रहेगा, मिनिमम वेज कितना देना है, या फैक्ट्रीज एक्ट, तो इन सबको अप्लाई करने के लिए ताकि गवर्नमेंट की लीगल कंप्लायंस ना फेस करना पड़े, ऐसी पॉलिसीज़ आती हैं लेबर लॉ पॉलिसीज़। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ आती हैं। विसल ब्लोअर कौन होते हैं? वो होते हैं विसल ब्लोअर जो कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस को सामने लाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, किसी के भी सामने, या किसी एम्प्लॉय की अनएथिकल प्रैक्टिसेस है, या कोई एक ग्रुप की अनएथिकल प्रैक्टिस जो एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, वो एम्प्लॉय अगर किसी के सामने लाता है तो उसको हम विसल ब्लोअर कहते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ आती है ताकि उनको बचाया जा सके, उन पर कोई भी किसी भी तरीके का कोई उनको हार्म ना कर सकें। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसीज़ भी आती हैं कि कितने टाइम तक का एम्प्लॉयमेंट रहेगा, कि जैसे होता है मिनिमम इतने टाइम तक आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय बन के रहना होता है, तो वो कितना टाइम तक रहेगा, कितने टाइम के बाद आपका टर्मिनेशन हो सकता है, या कितना क्या रहेगा, तो उस तरीके की पॉलिसीज़ को ही डिफाइन करता है। तो ये आपकी है बेसिकली पॉलिसीज़ इन HR। इमर्जिंग चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं आजकल, क्या क्या चैलेंजेस जो है इमर्जिंग, क्या क्या चैलेंजेस सामने आ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। तो सबसे पहले है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। आपको पता है कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत डाइवर्स टाइप के एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, रेस, ठीक है, उनका एज अलग हो सकती है, उनका जेंडर अलग हो सकता है, रेस अलग हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर किसी को इक्वली ट्रीट करा जाए ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, एम्प्लॉयज़ को ऐसा ना लगे कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एक पर्टिकुलर ग्रुप पे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है आजकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्या क्या डायमेंशंस होते हैं इसमें? एज, रेस, रिलीजन, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ठीक है। एम्प्लॉयज़ की एज में डिफरेंस हो सकता है, रेस में हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, अलग अलग एम्प्लॉयज़, ठीक है, हो सकता है जेंडर अलग हो, मेल फीमेल अदर्स जेंडर हो। इनकम हो सकता है कि काफ़ी कुछ एम्प्लॉयज़ की इनकम बहुत ज़्यादा हो, कुछ की बहुत कम हो, तो एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है एक एम्प्लॉयज़ के बीच में। एजुकेशन लेवल हो सकता है कि उनका डिफरेंस एजुकेशन लेवल है, बैकग्राउंड बहुत अलग हो। तो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं वर्कफोर्स डाइवर्सिटी में? सबसे पहला होता है कल्चरल डिफरेंस, ठीक है। जैसे होता है कि अलग अलग कल्चर के एम्प्लॉयज़ होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, हो सकता है कल्चर का एक क्रिश्चियनिटी से हो, एक हो सकता है हिंदुइज़्म एम्प्लॉय हो, ठीक है। तो कल्चरल डिफरेंस एक बहुत बड़ा एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, घुल मिल नहीं पाते दूसरे कल्चर में, तो ये एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है जिससे कि एम्प्लॉय को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, एंड एक डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। देन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कम्युनिकेशन बैरियर। हो सकता है कोई एक एम्प्लॉय है जिसको आपकी लैंग्वेज नहीं आती, हो सकता है वो रीजनल लैंग्वेज बोलता हो, हिंदी ना आती हो या इंग्लिश ना आती हो, तो एक कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट होता है जिससे कि एम्प्लॉयज़ के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता और एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होती। देन मिसट्रस्ट भी हो सकता है एम्प्लॉयज़ को ट्रस्ट ना हो एक दूसरे पर बिकॉज ऑफ देयर जेंडर या रिलीजन, या हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो एक ऑर्गेनाइजेशन में कि किसी एक ग्रुप को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, ठीक है। तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी बहुत बड़ा एक चैलेंज है, जो मैंने आपको बताया कल्चरल डिफरेंस है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, मिसट्रस्ट है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आजकल HRM में फेस हो रहा है। क्या सॉल्यूशंस इम्पोज कर सकते हैं हम इसको हटाने के लिए या इसको रिमूव करने के लिए? चेंज इन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ में चेंज हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ ले आए कि जिससे जो है मेंटल हेल्थ पे वर्क करा जा सके एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। ऐसी पॉलिसीज़ आएँ जिससे कि अवेयर करा जा सके बिटवीन एम्प्लॉयज़ की कम्युनिकेशन के लिए, या ऐसे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आ सकते हैं, ठीक है।
क्रिएशन हो सकता है सपोर्ट ग्रुप्स का, ऐसे कुछ ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं कि भाई अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है या अगर ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सपोर्ट ग्रुप्स को जाके बता सके जहाँ पर ये सॉल्व हो सके मैटर्स, ठीक है। या डाइवर्सिटी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ऐसे बनाए जा सकते हैं कि देखा जा सके कि भाई कितना डाइवर्सिटी है, इक्वल डाइवर्सिटी रखी जा सके, कि ऐसा ना हो कि एक ग्रुप बहुत ज़्यादा है, एक ग्रुप बहुत माइनॉरिटी में है, तो डाइवर्सिटी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी बनाए जा सकते हैं। तो ये हम सॉल्यूशन इम्पोज कर सकते हैं कि हाँ पॉलिसीज़ में अगर चेंज आए कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऐसे बनाए जाएं या एम्प्लॉयमेंट वर्कशॉप्स ऐसी रखी जाएं या पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाएं कि हाँ भाई डाइवर्सिटी रहनी चाहिए, 50-50 डाइवर्सिटी रहनी चाहिए, मेल फीमेल जेंडर भी हो, अदर जेंडर भी हो, ठीक है। एज में अगर कुछ पॉलिसीज़ लाई जाएं कि ओल्ड एज यंग एज दोनों काम करेंगे, तो इस तरीके की पॉलिसीज़ आ सकती हैं ताकि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी जैसे चैलेंज को फेस करा जा सके। इससे बेनिफिट्स क्या होंगे, अगर वर्कफोर्स डाइवर्सिटी अच्छी रहती है तो ब्रांड रेपुटेशन इंक्रीज होगी, सोसाइटी में बहुत अच्छा नाम होगा कि हाँ यहाँ पर बहुत अच्छी डाइवर्सिटी है, यहाँ पर हर टाइप के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो ब्रांड रेपुटेशन इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर लोग काम करने आएंगे डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से, अट्रैक्ट होंगे, रिटेन मतलब बहुत लॉन्ग टाइम के लिए काम भी करेंगे वो। इम्प्रूव होगी क्रिएटिविटी एक ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेकर आएंगे, तो क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी। एंकरेज प्रोडक्टिविटी में एंकरेज होगा उनका, वो काम करना उन्हें अच्छा लगेगा, और डिस्क्रिमिनेशन अवॉइड होगा, तो बुलिंग जैसे केसेस भी बहुत कम होंगे। तो ये है आपका सबसे पहला चैलेंज। दूसरा है वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड होनी चाहिए, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हो गई, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हो गई, जैसे जिम हो गया, या आपका जैसे होता है कि आपके कैफ़े कॉफ़ी सेंटर्स होते हैं, जिम सेंटर्स होते हैं, आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, आपकी बहुत मेडिकल वर्कशॉप्स होती हैं, आपके मेडिकल एड प्रोग्राम्स होते हैं। तो इस तरीके के जो प्रोग्राम्स या इस तरीके के आपके होने चाहिए एक बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं इसमें, सबसे पहला होता है वर्क प्लेस स्ट्रेस। आजकल वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है बिटवीन द एम्प्लॉयज़, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को बहुत काम का स्ट्रेस होता है जिससे कि उनकी मेडिकल हेल्थ पर इशू इफेक्ट आता है, उनकी मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट आता है, जिससे कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस पर इफेक्ट आता है, वो अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ को ही टाइम नहीं दे पाते। वर्क प्रेशर की वजह से भी कि उनको बहुत कम डेडलाइंस मिलती हैं। तो ये वेलफेयर एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि बेसिक अम्यूनिटीज़ नहीं मिल पाती उन्हें। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ ही नहीं होती, ना कुछ मेडिकल एड होता है, ना कुछ जिम फैसिलिटीज़ या इस तरीके की फैसिलिटीज़ होती हैं। तो क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सॉल्यूशंस ये हो सकते हैं कि फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसीज़ हों, कि वर्क पॉलिसीज़ बहुत फ्लेक्सिबल हों, कि अगर किसी बंदे को कोई इमरजेंसी है या किसी पीपल को इमरजेंसी है एम्प्लॉय को, तो वो जा सके, उनमें कोई ऐसा प्रेशर ना हो, वर्क प्रेशर ना हो, उनको डेडलाइंस बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वर्क की। वेलनेस प्रोग्राम ऐसे कंडक्ट कराए जाए, वर्कशॉप्स कंडक्ट कराई जाए जिनसे उन्हें मेंटल हेल्थ के बारे में पता लगे, मेडिकल अपनी कैसे हेल्थ को मेंटेन रखना है उन्हें पता रह सके। ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी उन्हें प्रोवाइड कराए जाएँ ताकि वो अपने डेवलपमेंट कर सकें। इससे बेनिफिट्स होंगे कि स्टेबल वर्कफोर्स रहेगी एक ऑर्गेनाइजेशन में, फिजिकल और मेंटल हेल्थ उनकी बेटर हो पाएगी, उनका मोरल, मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब देखते हैं हेल्थ एज अ चैलेंज फॉर HRM। हेल्थ क्या होता है, ओवरऑल वेलबींग ऑफ ए एम्प्लॉय इंक्लूडिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। बताइए हमें कि हेल्थ में ओवरऑल वेलबींग आ गई एम्प्लॉय की, जिसमें कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों इन्वॉल्व हैं, ठीक है। एम्प्लॉय की हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि वो इम्पैक्ट करती है प्रोडक्टिविटी को एक ऑर्गेनाइजेशन की एंड रिटेंशन रेशियो को। अगर एक एम्प्लॉय की हेल्थ अच्छी होगी तो वो ज़्यादातर रिटेन कर पाएगा, ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से काम करेगा। तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी और मोरल जब बूस्ट होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन भी एक अच्छे लेवल पे जाती है। तो इसलिए एक हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या क्या डायमेंशंस होते हैं इसके, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड इंजरीज विद इन द वर्क प्लेस, ठीक है। कोई वर्क प्लेस में कोई भी इंजरी या इलनेस से बचाया जा सके एम्प्लॉय को, वो उसका एक डायमेंशन है। फिजिकल लेआउट ऑफ द ऑफिस, जैसे कि एयर क्वालिटी अच्छी हो, लाइटनिंग हो, कंफर्ट हो, लीव्स प्रोवाइड कराई जाए उन्हें टाइम टू टाइम। तो ये डायमेंशंस हैं। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं बेसिकली एक हेल्थ एम्प्लॉय हेल्थ में जो HRM में, तो सबसे पहले लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज़।
बहुत सारे लोगों या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मेंटल हेल्थ पे आजकल ध्यान नहीं देती हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो मेंटल हेल्थ फेस करते हैं, ठीक है, मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं, बट उनको कोई भी एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिल पाता इस पर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी ध्यान नहीं देती, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर डालती हैं एम्प्लॉयज़ पे, ठीक है। तो एक लैक ऑफ अवेयरनेस है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देन वायलेंस भी होता है ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में नहीं बनती है, ये बहुत सारे लड़ाई झगड़े या वायलेंस होती हैं। नॉइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। अल्कोहलिज्म है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अल्कोहल या सिगरेट्स जैसी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा उनको एक लत होती है। देन इनएडुकेट वेंटिलेशन होता है, प्रॉपर वेंटिलेशन या सैनिटेशन वो होते ही नहीं है, तभी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज बन जाती है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो क्या क्या सॉल्यूशंस इम्पोज कर सकते हैं? हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशन रख सकती हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रख सकती हैं, वैक्सीनेशंस प्रोवाइड करा सकती हैं। जैसे बहुत होता है ना कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स होते हैं कंपनीज़ या कॉलेजेस में, तो उस तरीके की वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट कराए जा सकते हैं। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराया जाए उन्हें, सूटेबल लाइटनिंग प्रोवाइड कराई जाए, कंफर्ट जोन में वो काम कर पाएँ प्रॉपर लाइटनिंग के साथ, प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और लेबर टर्नओवर भी डिक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेफ्टी, ये 4th पॉइंट है सेफ्टी, ठीक है। सेफ्टी मतलब क्या है कि एम्प्लॉयज़ को कोई भी पोटेंशियल हैज़ार्ड से बचाना, जो कि उन्हें इंजरीज प्रोवाइड करा सकते हैं या हार्म प्रोवाइड करा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। जैसे हम बहुत बार सुनते भी हैं कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में तो ये हादसा हो गया, ये इस ऑर्गेनाइजेशन में ये हादसा हो गया, या आपने सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में। तो सेफ्टी प्रोवाइड कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है, क्योंकि डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, कभी कभार होता है ऑर्गेनाइजेशन में डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, अगर वो कोई एम्प्लॉय यूज़ कर रहा है तो बहुत बड़ा जो है एक मेजर कंसर्न हो सकता है उनकी हेल्थ को। हैज़ार्डियस प्रोसीजर्स, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ पे केमिकल्स या जो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, फर्टिलाइज़र ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हैज़ार्डियस प्रोसीजर होते हैं बनाने के एक सामान को। तो ये भी एक बहुत बड़ा अगर वहाँ छोटी सी भी गलती हुई तो बहुत ज़्यादा एक सेफ्टी पर बात आ सकती है एम्प्लॉयज़ की। देन मशीन मैन फंक्शंस, काफ़ी बार ऐसा होता है मशीन अच्छे से वर्क नहीं करती, कभी फट जाती हैं या कभी ओवरलोड हो जाता है, तो इस तरीके के भी बहुत केसेस होते हैं। और बुलिंग के भी केसेस होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन या बुलिंग के, ठीक है। तो इस तरीके की जो सेफ्टी चैलेंजेस हैं, बहुत बड़ा एचआरएम में चैलेंज आता है। क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? रेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स अगर हों कि मशीन ठीक है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ट्रेनिंग दी जाए एम्प्लॉयज़ को मशीन को कैसे यूज़ करना है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बनाए जाएँ, पॉलिसीज़ आएँ, डिफेक्टिव इक्विपमेंट को रिमूव करा जाए, ये सॉल्यूशन हो सकते हैं, जिससे कि लीगल कंप्लायंस भी रिड्यूस होगा एंड एब्सेंटीज़म भी बहुत कम होगा। तो ये आपका यहाँ पर मैंने आधा पार्ट ख़त्म कर दिया एम्प्लॉय चैलेंजेस का इन एचआरएम। बाकी आगे के चैलेंजेस हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।